की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल आर्य जी, जो कि इस कार्यक्रम में एक विश्लेषक और जज की भूमिका में हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मनीष। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा यहाँ विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। लेकिन मौजूदा राजनीतिक ताने बाने में चंद वोटों के लिए राजनेताओं ने हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के बेदाग और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी सफलता आपकी यानी जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। सूबे के तमाम हलकों में बेहतर नेता का चयन और जिम्मेदार विधायक तलाशना इस कार्यक्रम का मकसद है। वैसे तो इस कार्यक्रम के जरिए 2 चरणों में एमएलए के बेहतर विकल्प तलाशे जाते हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों पर आंकी जाती है, जबकि दूसरे राउंड में पहुंचने वाले टॉप 6 उम्मीदवारों को गुजरना होता है जूरी की कसौटी से। अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम के बहुत ही अहम हिस्सा है आप। क्या लगता है जो टॉप 6 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनमें कितना मादा होता है मौजूदा राजनीतिक तंत्र को बदलने के लिहाज से? अनामिका, मौजूदा राजनीतिक तंत्र को बदलने की नीयत से ही और इसी उद्देश्य से हमने इस शो की शुरुआत की कि हम ऐसे लोगों को खोजें कि जो इस व्यवस्था से जो दुखी हो चुके जनता, जो पूरी तरह त्रस्त है इस बात से कि ना नेता काम करते हैं, ना प्रशासन शासन काम करता है, ना अधिकारी सुनते हैं, ना मंत्री सुनते हैं, ना संतरी सुनते हैं। बहुत बुरा हाल हो गया। इसी वजह से इस शो का एक उद्देश्य था कि जो जनता विमुख हो रही है राजनीति से, नेताओं से, उनको हम पास लेके आए, उनके उम्मीदों के अनुसार एक जनप्रतिनिधि उनको मिले, एक नेता उनको मिले, एक कर्मठ, एक ईमानदार, एक पारदर्शी और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता, एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो समस्याओं को समझे भी, उनके समाधान भी कराए और जनता के दुख के साथ दुखी हो और सुख के साथ सुखी हो, उनके पाँव के साथ पाँव मिलाकर बढ़े आगे। ये उद्देश्य था इस शो का। और इसी वजह से जो 11 मापदंड हमने तय किए पहले सिलेक्शन के लिए, उसके बाद फिर जूरी राउंड, 10 जो मापदंड हमारे हैं और 11वां मापदंड हमारा छवि और साख का। 11 के 11 मापदंड ऐसे मापदंड हैं कि जिनकी कसौटी पर अगर किसी को भी हम कसेंगे तो वो व्यक्ति खरा उतरेगा, आगे बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा जब उन कसौटी पर पूरी तरह से कसा जाएगा। हमारा मानना यह है कि टॉप 6 में जो लोग पहुंचते हैं इन कसौटी पर कसे जाने के बाद, वो वही लोग होते हैं जिनके अंदर कोई विजन होता है, वही लोग होते हैं कि जिनके अंदर ये क्षमता होती है, ये समझने की, बूझने की ताकत होती है, मादा होता है कि व्यवस्था को कैसे बदलेगा, चाहे व्यवस्था राजनीति की हो, प्रशासनिक हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो। आप अगर शिक्षित होंगे, अगर आप उस क्षेत्र से रहने वाले होंगे, अगर आप का जो आयु है वो 40 और 60 के बीच है तो आपकी क्षमताएं ज़्यादा होती हैं। हमने 80 वाले उम्र के व्यक्ति को भी इग्नोर नहीं किया है, हमने 25 की उम्र के व्यक्ति को इग्नोर भी नहीं किया है, लेकिन हमने एज के हिसाब से अंक दिए हैं। हमने कोशिश की है कि व्यक्ति साधन संसाधन उसके पास हो, ताकि अगर वो चिंता मुक्त होगा तो करप्शन को बढ़ावा नहीं देगा और काम कर सकेगा। हमने अच्छी छवि के लोग ढूंढने की कोशिश की है, जिनकी कथन करने पर जनता को भरोसा हो, मतदाताओं को भरोसा हो। इन तमाम कसौटियों पर जो व्यक्ति कसा जाए और वो टॉप 6 में पहुंचे तो निश्चित तौर पर उसके अंदर वो क्षमता होगी, वो ताकत होगी, वो मादा होगा कि वो पूरे तंत्र को बदलने की कोशिश करे, प्रयास करे और सफल रहे। जी बिल्कुल, इस कार्यक्रम की तमाम प्रक्रिया काफ़ी पारदर्शी है और लोगों का भरोसा लगातार बरकरार रखना इसी पारदर्शिता का नतीजा है। बहरहाल दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन किया है, लेकिन ये भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में सफल होंगे उनकी कार्यकुशलता वाकई में बेहतर होगी, यानी उनमें वाकई यहाँ तक पहुँचने की काबिलियत होगी।
की आज की कड़ी में हम रुख करेंगे पटौदी हलके का। आइए रूबरू होते हैं यहाँ के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से। इस बार हमारी टीम पहुंची पटौदी विधानसभा हलके में। पटौदी भारत के राज्य हरियाणा के गुड़गांव जिले का एक कस्बा और तहसील है। ये गुड़गांव से 26 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। गुड़गांव में गुड़गांव को पटौदी से जोड़ने वाली सड़क को नए विकास गलियारे के रूप में शामिल किया गया है। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व पटौदी रियासत का मुख्यालय था, जिस पर पटौदी के नवाब का शासन था। पटौदी के 8वें नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी ने इंग्लैंड और भारत दोनों के लिए क्रिकेट खेला था। इफ्तिखार अली खान पटौदी ने भारत की टीम की कप्तानी भी की थी। उनके पुत्र और पटौदी के 9वें और अंतिम नवाब मंसूर अली खान पटौदी ने भी भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी। फिल्म कलाकार सैफ अली खान भी पटौदी से आते हैं और मंसूर अली खान पटौदी के पुत्र हैं। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 1,48,441 है, जिसमें पुरुष मतदाता 78,798 हैं और महिला मतदाताओं की संख्या 69,643 है। 2009 विधानसभा चुनाव में इनेलो के गंगाराम ने यहां से जीत दर्ज की। यहाँ से गंगाराम विधायक हैं। हमारा भी यही कहना है कि अगर जनता उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है तो उन्हें फिर से चुने, लेकिन अगर जनता उन्हें जाति, एहसान, किसी दबाव या स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितने की नेता। अनिल जी, पटौदी का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है? पटौदी रिजर्व सीट है और ये सीट ऐसी सीट है जहाँ पर जो दलगत राजनीति है उससे कहीं अधिक प्रभाव राव वीरेंद्र सिंह, जो राव इंद्रजीत सिंह के पिता थे, उनका रहा है। राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव रहा है। पिछली बार गंगाराम वहाँ से चुनाव लड़े इनेलो की टिकट पर और जीत गए। भूपेंद्र चौधरी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और भूपेंद्र चौधरी और राव इंद्रजीत सिंह के बीच में 36 का आंकड़ा बहुत पुराना था और व्यक्तिगत तौर पर भी दोनों के बीच में बड़ी गहरी खाई थी। भूपेंद्र चौधरी कांग्रेस के थे, राव इंद्रजीत कांग्रेस के थे। इसके बावजूद भूपेंद्र चौधरी बहुत बुरी तरह हारे। कारण बड़ा साफ था कि राव इंद्रजीत किसी भी कीमत पे भूपेंद्र चौधरी को जीतने नहीं दे सकते थे। उनका इशारा सीधा सीधा गंगाराम की तरफ था और गंगाराम चुनाव वहाँ से जीत गए। नया चेहरा थे गंगाराम, छवि अच्छी थी, बड़े सीधे साधे और भोले से। आज भी 5 साल विधायक लगभग हो चुके हैं, आज भी बड़े सीधे साधे से सरल व्यक्ति हैं और कोई आरोप उनके ऊपर करप्शन का ना पहले था ना आज। भूपेंद्र चौधरी का वो हारना सीधा सीधा राव इंद्रजीत की वजह से वो हारे और आज भी उस क्षेत्र में राव इंद्रजीत का जो व्यापक प्रभाव है, अगर हम लोकसभा चुनाव देखें वहाँ भी अच्छी खासी जो वोट मिली है वो राव इंद्रजीत को मिली है। भाजपा की लहर थी लेकिन राव इंद्रजीत की व्यक्तिगत वोट भी वहाँ पर थी। इस बार जो स्थितियाँ हैं, इस बार वहाँ अगर बीजेपी का कैंडिडेट कौन आता है, इससे बहुत बड़ा चीज़ है। बीजेपी किसी बाहरी उम्मीदवार को लेकर आती है या किसी स्थानीय उम्मीदवार को उतारती है। कांग्रेस किसको लेकर आती है? कांग्रेस के पास भूपेंद्र चौधरी अब नहीं है। भूपेंद्र चौधरी ने इनेलो ज्वाइन कर लिया है, इस उम्मीद पर शायद गंगाराम को सीट ना मिले, टिकट ना मिले, भूपेंद्र चौधरी को टिकट मिल जाए। कांग्रेस में और रामवीर सिंह है। हजका और भाजपा का गठबंधन होगा कि नहीं होगा, सीट किसके पास रहेगी, क्योंकि वहाँ हजका के कई बड़े नेता हैं कि जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। उस क्षेत्र में काम नहीं हुआ, जितने काम होने चाहिए थे इस क्षेत्र में काम नहीं हुए। पटौदी में चूंकि विधायक इनेलो का था, आप ये वजह लगा सकते हैं दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव की बात जो राव इंद्रजीत करते रहे और जो आज कप्तान अजय ने भी की है, आज मंत्रिमंडल से रिजाइन देकर, वो सब चीज़ें वहाँ नज़र आती हैं। लेकिन पटौदी जो क्षेत्र है, गुड़गांव और पटौदी के बीच में, पटौदी एक ऐसा गलियारा बनने जा रहा है जो पूरा एक जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सारा गुड़गांव और पटौदी के बीच में बहुत व्यापक स्तर पे नई नई बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉलोनी बसती हुई दिखाई दे रही हैं, वो सब चीज़ें वहाँ आ रही हैं। जो लोकल पटौदी है, जो पटौदी क्षेत्र है, वहाँ मूलभूत समस्याएं अब भी हैं जो पहले थी। चुनाव जब होगा, टिकट गंगाराम को मिलती है इनेलो की या भूपेंद्र चौधरी को मिलती है, इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बीजेपी लोकल को उतारेगी या किसी बाहरी को लेके आएगी, और राव इंद्रजीत सिंह की बिना सहमति के अगर कैंडिडेट वहाँ उतरता है तो नुकसान उठाएगा। राव इंद्रजीत सिंह की सहमति बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता नहीं कि हजका और भाजपा का गठबंधन होगा तो जो पटौदी सीट है, मैं ये मान के चलता हूँ शायद वो बीजेपी के पक्ष में रहेगी,
इलेक्शन जब होगा जो अंतिम परिणाम आएंगे वो सीधे सीधे परिणाम इस बात पर होंगे कि राव इंद्रजीत सिंह किस व्यक्ति के साथ कितना खड़ा होते हैं। चलिए, आपने कैप्टन अजय यादव का भी यहाँ पर नाम लिया अनिल जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सीएम को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। क्या लगता है 9 साल तो पार्टी में रहे, कोई भेदभाव उनको नज़र नहीं आया, अब जब चुनाव सामने है कई हार से डर तो नहीं गए हैं? देखिए, कप्तान अजय और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कभी नरम कभी ठंडे रहे हैं, जी, गर्म रहे हैं। बीच में खफा हो गए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खफा हो गए थे। इनका मंत्रिमंडल में जो स्थान था, वित्त मंत्री रहे, सिंचाई मंत्री रहे, फिर बिजली मंत्री बना देगी। और ऐसे बिजली मंत्री थे कि इनके घर का कनेक्शन काटने बिजली के अधिकारी पहुंच गए थे। इस ढंग के बिजली मंत्री हो रहे जी। राव इंद्रजीत सिंह के साथ पट्टी नहीं बैठी। एक दौर ऐसा है कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ खड़े दिखाई दिए मुख्यमंत्री के खिलाफ, लेकिन जब लगा कि मुख्यमंत्री का इंद्रजीत का आंकड़ा बहुत बुरी तरह से गड़बड़ा गया है, बिगड़ गए हैं, तो कप्तान अजय गुणगान करते हुए हुड्डा के पक्ष में खड़े हो गए। आप बावल लड़ी देख लें या कहीं भी देख लें, यही कप्तान अजय जो आज ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, आज ये कह रहे हैं कि भेदभाव हुआ, आज सारी बातें इनको याद आ रही हैं। लेकिन आप पिछले 1 साल जब राव इंद्रजीत सिंह खुल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ थे, तो ये पूरी तरह से वही राग अलाप रहे थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे थे। अब अचानक उनको कौन से दिव्य चक्षु आ गए हैं कि उनको लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा किया। आप 9 साल में आपको नज़र नहीं आया, आपको 2 साल पहले नज़र आया था कुछ दिन के लिए, फिर आपको शायद आपका सपना कोई नया जागा और आप ठीक हो गए। सीएम का ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, सीएम का ख्वाब उन्होंने पहले भी देखा था। लगातार 6 बार विधायक रहे हैं, साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, पैठ इनकी है, इनके पिता भी विधायक रहे हैं, और लगातार एक ही सीट से विधायक बनना, तब बनना कि जब लहर नहीं हो आपके पक्ष में, तब भी आप विधायक बने हैं। इसका अर्थ ये तो है कि आपकी पैठ बहुत मजबूत है। वहाँ के मतदाताओं का कहना यह है कि इनके पास कभी भी आप एंट्री कर लीजिए, बाथरूम होंगे तब भी आपसे बात कर लेंगे। इस ढंग का इनका एक्सेस है। लेकिन अचानक इस ढंग से, जैसा आपने कहा कि हार हो सकता है, कांग्रेस की लहर इस वक्त नहीं है, बिल्कुल हवा खराब है, लग ये रहा है कि कांग्रेस कितनी सीट लेगी, 20 का आंकड़ा छुएगी कि नहीं छुएगी, ये तमाम चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं के बीच में इनका मंत्रिमंडल छोड़ना, हुड्डा के खिलाफ आरोप लगा के छोड़ना, साथ ही ये भी कहना कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस में रहूंगा और मुख्यमंत्री बनूंगा, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। ये पार्टी बदल भी सकते हैं अगर यहाँ कंफर्टेबल नहीं हुए। आला कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ग्रीन सिग्नल ले चुकी है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं उसके खिलाफ बात आप करके चुनाव लड़ेंगे, वो संभव नहीं है। वो कहीं और बोलेंगे, आप कहीं और बोलेंगे, ब्रजेश सिंह कहीं और बोल रहे हैं, शैलजा कहीं और बोल रही है, भड़ाना कुछ और बोल रहे हैं। अब एक नई कप्तान अजय शुरू हो गए। आप ऐसे कैसे इस बात को कह सकते हैं कि उसी पार्टी में रह के मैं जिसकी नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं उसके खिलाफ आप बात करेंगे, फिर आप सीएमशिप की दावेदारी करेंगे। अगर आप एकजुट होकर बात करेंगे तभी उम्मीद कर सकते हैं कि इतने विधायक आप ले आ पाएँ कि आला कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा या किसी और की बजाय आपको सीएम बनाए। हाँ, ये बात ठीक है कि पार्टी में जो आपका कद है, जो आपकी सीनियर आप इतने हो चुके हैं विधायक, उसके तौर पे आप क्लेम कर सकते हैं और क्लेम आपका बन भी सकता है। लेकिन राजनीति में सब चीज़ें ऐसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। कप्तान साहब का आगे आने वाला जो समय है वो पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुझे इसमें संशय है। अगर पार्टी में रहते हैं तो इस ढंग से उनको खिलाफत नहीं करनी चाहिए जिस ढंग से वो शुरू कर चुके हैं। चर्चाएं ये, आज बीजेपी का बयान भी आ गया है कि बीजेपी में कप्तान अजय का कोई स्थान नहीं है। जो वहाँ के लोकल जो लोग हैं रेवाड़ी के जिलाध्यक्ष सतीश कोला का प्रेस नोट अभी आधे घंटे पहले आया था कि कप्तान अजय का बीजेपी में स्थान नहीं है। वो टिकट के दावेदार है सतीश कोला, उनको ये चिंता लग गई है कि कप्तान अजय आगे तो कोई टिकट ना कन जाए। ये सारी चीज़ें हवा में तैर रही हैं। और जो अमित शाह जिस ढंग से चल रहे हैं, उनका बड़ा सीधा सीधा मानना है कि सरकार बनानी है, कैंडिडेट कोई भी हो, उनको ना कांग्रेस से परहेज है ना किसी और से परहेज है। अगर वही सब चीज़ें चल रही हैं जो अंदर खाने बात चल रही हैं, तो हो सकता है कल कोई और गुल खिल जाए। लेकिन आने वाले दिन, अगले 1 सप्ताह हरियाणा की राजनीति में बड़े उथल पुथल वाले हैं। वीरेंद्र सिंह बीजेपी जा सकते हैं, विनोद शर्मा की चर्चा बीजेपी की जा रही है। अगर कप्तान अजय पार्टी में भी है, कल क्या हो पता नहीं, बात चल रही है। तो मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी बी पार्टी बन जाए और कांग्रेस में आए हुए लोग बीजेपी ए पार्टी बन जाए। पार्टी को इससे भी आगे जूझना पड़ेगा। जी, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापसी होगी।